अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं तमाम को आप अपने चैनल में खुशामदीद करती हूँ। आज हम PSY 631 या फिर PSYP 631 के लेक्चर नंबर 25 पे बात करने जा रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 24 से लिंक करता है, जिसमें हमने इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा था। तो आज ये उसी का कंटिन्यूएशन होगा लेक्चर नंबर 25 में। लेक्चर नंबर 25 बेसिकली मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस के हवाले से है, कि मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंट टेस्ट के हवाले से हमने पहले बात की थी विनय की। हमने कहा था कि हम आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर इसी के बारे में, इसी के स्केल के बारे में हम बात करेंगे। विनय वो था जिसने 1905 में पहला स्केल बनाया था इंटेलिजेंस टेस्ट के हवाले से, जो आगे चल के इसमें बहुत सी तब्दीलियां हुई और न्यू तरह की चीजें इसमें शामिल की गई, लेकिन विनय ही वो था जिसने बहुत काम किया इस पे। इसने 1905 में फ्रांस में बनाया था पहला अपना स्केल इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए। क्यों बनाया था? स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए बनाया था, ताकि डल और ब्राइट स्टूडेंट्स को अलग अलग किया जा सके। एक डल की कैटेगरी हो और एक ब्राइट की कैटेगरी, ताकि हम देख सके कि डल स्टूडेंट्स कौन है और ब्राइट स्टूडेंट कौन है, और आगे उनकी हेल्प आउट की जा सके, उनकी हेल्प की जा सके कि जो डल स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा अच्छे से और पढ़ाया जा सके, उस तरह की क्लासेस दी जा सके। और ब्राइट के हवाले से और ब्राइट स्टूडेंट्स को किस तरीके से हम उन पे काम कर सकते हैं, उनके लिए अलग। अब नेक्स्ट यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ बिने और साइमन की स्केल के बारे में, ये फर्दर उसी बात को एलोब्रेट करता है कि जो डल स्टूडेंट्स थे और ब्राइट स्टूडेंट्स थे, टीचर ने उनको सेलेक्ट किया गया और फिर दोनों को अलग अलग उसमें रखा गया। जो ब्राइट स्टूडेंट्स थे उनके लिए और ज्यादा एक्टिविटीज थी कि वो किस हद तक और किस लेवल तक जा सकते हैं और किस तरीके से उसे कर सकते हैं, एक्टिविटीज को परफॉर्म, उन टास्क को परफॉर्म। और जो डल स्टूडेंट्स है वो कहाँ तक, किस लेवल तक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस बारे में और इन दोनों की अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई थी और दोनों पे अलग अलग तरीके से काम किया गया था। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो 1905 का स्केल है, इनका इंटेलिजेंस स्केल 1905 का। इसमें बेसिकली 30 आइटम्स रखी गई थी डिफिकल्टी के हिसाब से, यानी इजी इजी से इजी से फिर डिफिकल्ट, इजी इजी डिफिकल्ट डिफिकल्ट, इस तरीके से। और टोटल 50 स्टूडेंट्स पे इसे एडमिनिस्टर किया गया था, उनका सैंपल लिया गया था। लेकिन ये बहुत ही कम स्टूडेंट्स पे इनका सैंपल लिया गया था, इतना सफिशिएंट नहीं था, लेकिन ये इनिशियल लेवल पे किया गया था काम। अब 1908 में इसमें सेम उसी चीज पे काम किया गया, मगर इसमें मेंटल एज के कॉन्सेप्ट पे बात की गई। मेंटल एज और क्रॉनिकल एज ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। क्रॉनिकल एज यानी अगर आप अभी 18 इयर्स के, 19 इयर्स के हैं और मेंटल एज आपकी अगर उसी पे है, अगर आपकी क्रॉनिकल एज से मैच करती है, यानी अगर 18 इयर्स के आप हैं, आपकी मेंटल एज भी 18, और अगर आपकी मेंटल एज थोड़ी कम है, 17 है, 15 है, इस तरीके से ये ज्यादा भी हो सकती है। अब 1916 के रिवीजन, यही टेस्ट 1916 में भी रिवीजन किया गया था। और ये जो 1916 का टेस्ट है ये स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट कहलाता है। अब इसमें जो सैंपल लिया गया था वो सैंपल साइज तो इंक्रीज कर दिया गया था, लेकिन ये सिर्फ वाइट नेटिव कैलिफोर्नियन चिल्ड्रन पे लिया गया था, जिसकी वजह से इसे क्रिटिसाइज किया जाता है कि सिर्फ ये वाइट चिल्ड्रन का ही सैंपल है, दूसरे जो एथनिसिटीज, नेशनलिटीज हैं उनका सैंपल नहीं है। इस वजह से इसे क्रिटिसाइज किया गया था। लेकिन इसमें बहुत तीन सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी। सबसे पहले तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू यूज किया गया था, जो कि अभी तक किसी भी अमेरिकन टेस्ट में नहीं किया गया था। दूसरी बात ये कि इसमें ऑल्टरनेट आइटम का कॉन्सेप्ट यूज किया गया था, यानी कि आप कोई रेगुलर आइटम देते हैं और वो यहाँ पर फिट नहीं होती है, किसी भी वजह से आप वो आइटम नहीं कर सकते, तो आप उसकी जगह ऑल्टरनेट आइटम दे सकते हैं। और यहाँ पर स्कोरिंग वगैरह के लिए भी बहुत अच्छे इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे कि टेस्ट को किस तरीके से स्कोर करना है। नेक्स्ट हमारे पास 1937 का रिवीजन आता है। इसी को मजीद इन लोग ने रिवाइज किया और ज्यादा इंडिविजुअल पे सैंपल लिया गया। 11 यूएस स्टेट्स में से सैंपल लिया गया, जो कि 3184 इंडिविजुअल्स का था।
और इसमें अर्बन क्लास भी थी और रूरल क्लास भी थी। अब कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज, ये वही बात है जो मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ कि क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज के हवाले से। अब जरूरी नहीं है कि जो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज हो वही आपकी मेंटल एज हो, या तो आपकी मेंटल एज उससे ज्यादा भी हो सकती है, या फिर आपकी मेंटल एज अपनी क्रोनोलॉजिकल एज से कम भी हो सकती है या सेम भी हो सकती है। अब वो आपकी मेंटल एज पे डिपेंड करता है। अब आईक्यू, जो हम लोग इससे पिछले लेक्चर में भी बात कर चुके थे, अब आईक्यू का फॉर्मूला क्या है? एम ए डिवाइड बाय सी ए मल्टीप्लाई बाय 100। एम ए क्या है? मेंटल एज, उसे डिवाइड करेंगे सी ए से। सी ए क्या है? क्रोनोलॉजिकल एज, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और फिर आपको आईक्यू स्क्वायर पता चल जाएगा। ये फॉर्मूला है आईक्यू का। अब 1960 का रिवीजन, इसमें सारी बातें तो वही थी, कुछ और न्यू टेस्ट वगैरह इंक्लूड किए गए, ज्यादा सारा सैंपल लिया गया, लेकिन इसमें हमारे पास एक जो बात आती है रेशियो आईक्यू और डेविएशन आईक्यू। इसमें डेविएशन आईक्यू यूज किया गया। डेविएशन आईक्यू क्या है? इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट एज लेवल के लोगों को, मतलब कि एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से उसके आईक्यू से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डेविएशन आईक्यू है जो कंपैरिजन के लिए यूज होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास 1972 का रिवीजन। इसमें हमारे पास 2100 सब्जेक्ट्स यूज किए गए थे, और इसमें आपके पास कहाँ कहाँ से लोग आए थे सैंपल में, वो यहाँ पर आपको बताया हुआ है। अब 1986 का जो वर्जन है, इसमें बहुत अच्छा और ज्यादा लोगों से लिया गया था। इसमें 47 स्टेट से लोगों का सैंपल लिया गया था, यूएस के स्टेट से लिया गया था। और इसमें जो इम्पोर्टेंट कंटेंट एरिया है वो ये चार इम्पोर्टेंट कंटेंट एरिया है। वर्बल रीजनिंग है, एब्स्ट्रैक्ट है, क्वांटिटेटिव है और शॉर्ट टर्म मेमोरी। और ये फर्दर डिवाइड होते हैं इन कैटेगरीज में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये चार कैटेगरीज है यहाँ पर, 1 2 3 4, और ये फिर सब डिवाइड इन तमाम चीजों में हो गई है। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट का किस तरीके से, इसमें आपके पास एक बेसल एज का और एक सीलिंग एज का कॉन्सेप्ट आता है। बेसल एज क्या है कि आप अपना टेस्ट देते हैं और जहां तक वो पास कर लेते हैं, यानी आपने 2 टेस्ट करवाए, दोनों पास कर लिए, यानी दोनों इजी, फिर आगे डिफिकल्टी उस पे गए। और जहां पर यहाँ नहीं कर सकते, यानी एक डिफिकल्टी लेवल के बाद नहीं कर सकते, तो वहां पर टेस्ट रोक दिया जाता है, सीलिंग एज को। अब डिफरेंट एज के हिसाब से डिफरेंट वर्जन्स बनाए गए, और जो चिल्ड्रन है वो क्या क्या काम कर सकते हैं डिफरेंट एज पे, वो यहाँ पर बताया हुआ है। अगर 3 ईयर का है तो वो बता सकता है इजीली कि आईज कहाँ है, नोज कहाँ है, माउथ कहाँ है, 2 डिजिट्स वो बता सकता है, पिक्चर्स बता सकता है, अपने फैमिली मेंबर के नेम बता सकता है। इस तरीके से 4 ईयर्स का क्या है वो यहाँ पर है, आप लोग ये देख लीजिएगा। 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर और 15 ईयर्स। नेक्स्ट यहाँ पर रैशनल स्केल्स आता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे पास स्केल्स है, और ये बहुत कॉमनली यूज्ड है इंटेलिजेंस टेस्ट में। इसके भी 3 और सब टेस्ट आ जाते हैं। एक अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल आ जाता है, एक इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन आ जाता है, और एक प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल। अब जो अडल्ट स्केल है वो 16 ईयर से 89 ईयर्स तक यूज हो सकता है, और चिल्ड्रन के लिए जो है वो 6 से 16 ईयर्स के लिए, और प्री स्कूल से प्राइमरी स्कूल के लिए वो 7 ईयर्स तक यूज हो सकता है, 3 ईयर्स से 7 ईयर्स तक। मतलब डिफरेंट एज के हिसाब से, डिफरेंट लेवल के हिसाब से डिफरेंट टेस्ट हैं। तो ये 3 टेस्ट है अलग अलग, अडल्ट टेस्ट है, चिल्ड्रन टेस्ट है, प्री स्कूल और प्राइमरी स्केल है। अब इसमें भी हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स या कैटेगरीज आती हैं। बेसिकली 2 कैटेगरीज में दिया गया, एक वर्बल कैटेगरी, एक वर्बल स्केल है, और एक परफॉर्मेंस बेस्ड पे स्केल है। वर्बल में क्या क्या तमाम चीजें आती हैं वो यहाँ पर मेंशन है, वोकैबुलरी है, सिमिलैरिटीज है, अर्थमेटिक है, इस तरीके से ये यहाँ तक लेटर नंबरिंग सीक्वेंसिंग तक है। जबकि परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या है, ये पिक्चर है, डिजिटल सिंबल है, यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट असेंबली तक आ जाता है। यानी कि 2 मेन कैटेगरीज है, और इसमें ये सब कैटेगरीज पे डिवाइड हुआ हुआ है। अब साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज
इसकी जो थी हमारे पास वैशलर स्केल की बहुत अच्छी है। किस किस सैंपल पे क्या क्या और कहाँ कहाँ और किस किस ईयर में यूज किया गया है वो यहाँ पर आपको बताया हुआ है। और लास्टली यहाँ पर हमारे पास आईक्यू के टेस्ट स्कोर की मीनिंग बताई हुई है कि अगर किसी इंडिविजुअल का आईक्यू स्कोर 70 से लेस आता है तो यानी वो रिटार्डेड है, उसे आगे नीड है 85, वो बॉर्डर लाइन पे है, उसका आईक्यू बॉर्डर लाइन पे है। 100 आईक्यू किसी का है तो एवरेज है, अबव 115 है तो वो सुपीरियर है, और अबव 140 तो वो गिफ्टेड। बॉर्डर लाइन और एवरेज हमें ज्यादातर आईक्यू इसी पे मिलते हैं, और रिटार्डेड जो हैं उन्हें आगे फिर क्लिनिक में दिखाने की नीड होती है और उन पे काम किया जाता है। तो 140 से अबव वाले बहुत ही ज्यादा गिफ्टेड होते हैं। तो आप लोग ये भी देख लीजिएगा कि हर आईक्यू की क्या मीनिंग है, उसे क्या रेट करेंगे। यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 25 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।